वायलेंस वायलेंस बहुत ज्यादा हिट हो गया था, हाँ। इसके लिए मैं वायलेंस बोल के दिखा दे रहा जी, हूँ। जरूर। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी और आप मुझे देख रहे हैं गपशप विद पल्लवी शो में। और मैं आपको आज ऐसे शख्स से मिलाने वाली हूं, सचिन गोड़े, जो है डबिंग आर्टिस्ट, जिन्होंने कांतारा और केजीएफ जैसी बहुत ही बड़ी फिल्मों को अपनी आवाज़ देकर हमारा मनोरंजन किया है। और उनसे मिलने के लिए मैं आज आई हूँ बॉम्बे में, यानी कि अपनी मुंबई, और उनका परिचय मैं आपके साथ देने वाली हूँ। सो वेलकम मिस्टर सचिन गोड़े सर, जो आप हमारे साथ है। वेलकम सर. नमस्कार. नमस्कार मंडळी, कसे हो आप सब लोग? आणि कशी आहेस पल्लवी? मी मस्त एकदम. तुम्ही कसे आहात? बस मी पण मजेत. खूप बोला. मस्त वाटतंय तुम्हाला भेटून. ऍक्च्युली Thank आपण you. खूप आधी प्लॅन केला होता हा भेटण्याचा, पण कॉन्टॅक्टच नाही आला. 4-6 महिन्या अगोदर तू मुंबईत आली होतीस आणि Yes. त्यावेळेला आपण भेटणार होतो, पण झालं असं की तू विरारवरून निघाली होतीस भेटायला आणि मी बोललो होतो की दुपारी 3 वाजेपर्यंत ये आणि तू निघालीस 2 वाजता. हां. आणि विरारवरनं तुला नाला सुपरमार्गे असं यायचं होतं, पण नंतर मी जेव्हा तू मला लाईव्ह लोकेशन पाठवलंस तेव्हा मी बघितलं की तू विरारच्या पुढे पोहोचली होतीस, वैतरण्याला पोहोचली होतीस, आणि त्याच्यामुळे Yes. मी बोललो आजचं कॅन्सलच करूया. Yes. आणि मग योगायोगाने आज आपली भेट झाली. फायनली झाली. Yeah. कारण खूप दिवसापासून मी सरांशी भेटण्याचा कॉन्टॅक्ट केला होता, खूप प्रयत्न केले होते सरांना, शेवटी यश आलं आणि आमची आज फायनली भेट झाली. नशिबात तो योग असतो, तो आज योग आलेला है. सो चलो अभी उनके बारे में जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें. सो सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, आपका नाम, आपका गांव, कहाँ से है आप? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन लक्ष्मण गोड़े. मैं वैसे तो बिलोंग करता हूँ सतारा से, म्हणजे मी महाराष्ट्रीयनच आहे, सतारा से बिलोंग करता हूँ और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. लोअर परेल में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा सारा पालन पोषण, जो भी मेरी परवरिश हुई, वो सारी मुंबई में ही हुई. और पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर मेरे मन में था कि फिल्म लाइन में कुछ करना है, मुझे कुछ तो बनना है, एटसेट्रा एटसेट्रा सारी चीज़ें. जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय मैं डांस फंक्शंस और ये सब जो प्लेज वगैरह होते थे, नाटक होते थे, तो उनमें अपना हिस्सा लिया करता था, उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था. उसी समय से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं लोगों के सामने आना चाहता हूँ, मैं फेमस होना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है. और जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने अपने पापा से जिद की कि पापा अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पनवेल में रह रहे हैं, मतलब मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप था मेरा लोअर परेल में, यहाँ पर मुंबई में ही हुआ. लेकिन उसके बाद फिर 10 साल के लिए मैं पनवेल चला गया था, तो मेरा कॉलेज वगैरह सारा पनवेल में हुआ. तो मन में एक इच्छा थी कि फिल्म लाइन में कुछ तो करना है मुझे. तो पापा को मैंने कहा कि पापा चलिए हम चलते हैं पनवेल से मुंबई की तरफ, मुझे एक्टिंग में कुछ तो करना है या मुझे फिल्म लाइन में कुछ तो अच्छा बनकर दिखाना है. तो मेरी जिद थी, पापा भी बोले कि चलो बेटा ठीक है, अब कहते हो तो चलते हैं यहाँ से. तो हम लोग पहले आ गए मलाड में हम लोगों ने, जो भी जैसे लोग आते हैं दूर से, तो पहले रूम अपना रेंट पर ले लेते हैं और उसके बाद फिर काम वगैरह मांगना, सारी चीज़ें शुरू हो जाती है. और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे पहले तो शुरुआत तो मैंने एक्टिंग से की थी. एक्टिंग में कुछ कुछ चीज़ें मुझे मिली भी, जिसके अंदर मेरी कुछ सीरियल्स हैं. जैसे मैं कुछ बताना चाहूँगा, मेरी मराठी सीरियल एक थी राजा शिव छत्रपति, जिसमें मैंने फैजल खान का रोल किया था. और उससे पहले मैंने एक अवघाची संसार एक सीरियल थी, उसके अंदर एक कैमियो रोल किया था. उस समय मुझे छोटे छोटे काम मिलते थे. एक फिल्म की थी द व्हाइट एलिफेंट, और कुछ एड्स वगैरह की थी 2-3. लेकिन कभी कभी काम मिलने से पेट नहीं भरता. तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि सचिन एक काम करो, अगर आपको किचन चलाना है, अपना पैसा चाहिए और आप इसी फील्ड में करना चाहते हो, तो शुरुआत में आप पहले डबिंग करो. तो डबिंग से क्या होगा, एक क्विक मनी आपको वो साधन आपका हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका जब किचन चलेगा तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा. उसके बाद फिर आप जब धीरे धीरे जब पैसे थोड़े ज़्यादा आएंगे तो आपके पास काम करने के लिए बहुत सारे ये होंगे, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस होंगे. तो फिर मैंने डबिंग में काम करना शुरू कर दिया. शुरुआत में तो मुझे डबिंग में तुरंत खड़ा नहीं किया जाता था, मुझे भी काम मांगने के लिए बहुत दर दर भटकना पड़ा. दूसरी चीज़ मतलब देखिए क्या है, मराठी डबिंग्स तो मुझे मिल जाती थी, लेकिन जब हिंदी डबिंग करने की बात आती थी तो हिंदी में मेरा थोड़ा सा लहजा आ जाता था, एक मराठी लहजा आ जाता था. तो जैसे अगर आप कोई हॉलीवुड की मूवी उसको हिंदी में डब कर रहे हो, तो उस समय आपका जो मराठी लहजा है वो ऐसा नहीं आना चाहिए. आपका प्रॉपर हिंदी तो प्रॉपर हिंदी ही चाहिए. तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया अपने ऊपर. 1-2 साल लगे मुझे थोड़ा सा ये करने में. क्राउड में काम करता था, फिर क्राउड से करते करते माइक पोजीशन कैसी होनी चाहिए, माइक के सामने कैसे खड़े होना है,
कितनी दूरी से चिल्लाने से, कितनी दूरी से बोलने से ब्लो आता है, वो जो छोटी छोटी टेक्निक्स है वो सब सीखने में, ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि उस समय बताने वाला कोई था नहीं। 2-3 साल लगे, फिर धीरे 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 करते करते सीढ़ी चढ़ते चला गया, चढ़ता चला गया। फिर यूट्यूब की कुछ फिल्में मिली जिसके अंदर मैंने हीरो किया, और बस वो करते करते ये मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँच गई। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं। नहीं सर, हम इसलिए तो आपके बारे में जान सके। और आज आप डबिंग आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? क्या होता मैं? देखिए, ऐसा तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। फिर अगर फिल्म लाइन नहीं तो फिर ऐसा कुछ प्रॉपर मैंने सोच के नहीं रखा था कि मुझे यही बनना है। मतलब मुझे बनना तो एक्टर ही था। एक्टर अगर मैं ना बनूं तो मैं क्या बनूं, ये मैंने कुछ सोच के नहीं रखा लेकिन था। करियर इधर ही करना है। हाँ, करियर तो यही करना है। अगर होता तो भी, अगर आपने ये सवाल पूछा है तो हो सकता है शायद या तो किसी कंपनी में अकाउंटेंट होता। लेकिन मेरी पर्सनल अगर नेचर अगर मेरा कहा जाए तो मेरा ऐसा है कि मुझे जॉब करना पसंद नहीं है। किसी के नीचे थोड़ा सा रहो, 8 घंटा ड्यूटी करो, 10 सब घंटा। सुनो बॉस हाँ की, मतलब, सुनो। हाँ पता नहीं, मतलब मुझे वो पसंद नहीं है। Okay. हालांकि करना चाहिए, मैं ऐसा सबको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब इसको मैं निगेटिविटी से नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा जॉब करने से अच्छा, और अगर मान लो मैं एक्टिंग या डबिंग फील्ड में भी अगर नहीं हूँ तो उससे अच्छा, मतलब अगर आप लोग सब हंस दोगे तो ऐसा था कि भाई कुछ ना हो तो रास्ते पर एक ठेला लेके खड़े रहेंगे, वड़ा पाव समोसा कुछ तो सही है। बेचेंगे और खुद का कुछ तो स्टार्ट करेंगे, वो बढ़िया है। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी ग्रोथ होगी, ये मैंने सोच के रखा था। खुद के कुछ पहचान हो, हाँ, खुद का कुछ शुरू हो, ऐसा। ये ऐसा मैंने सोच के रखा था। Okay. हाँ। और आपने जो डबिंग करते हो तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था और क्या था वो? पहला एक्सपीरियंस तो देखिए ऐसा था कि एकदम स्टार्ट से बताऊं आपको। जी। शुरुआत में जब मुझे डबिंग नहीं आती थी तो उस समय अंधेरी में एक स्टूडियो है, सुभाष स्टूडियो, मैं नाम लेना चाहूँगा उसका। और वहाँ पर एक इंजीनियर था, मिस्टर सुमित, और आज सॉरी सुमंत नाम है उसका। वो सुमंत आज बहुत अच्छी पोस्ट पर है प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज में। तो और एक डबिंग डायरेक्टर थे, उनका नाम था महेंद्र जी। हाँ, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे डबिंग सीखनी है, कैसे क्या होता है ज़रा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आइए और कम से कम 20 से 25 दिन यहाँ पर आप रुकिए। यहाँ पर सुबह आइए और शाम तक देखिए कि आर्टिस्ट आते हैं, डब कैसे करते हैं और किस तरह से करके बाद में निकल जाते हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जैसे आप पूछ रही हैं। तो उस समय मैंने देखा कि कैसे डब होती है, क्या होती है। उस समय मुझे लगता था कि ये तो थोड़ा ईजी है मामला वगैरह सब। लेकिन जब मुझे मौका मिला 1 महीने बाद माइक पर जाने के लिए, और जब मुझे डब करने के लिए कहा गया, तो मैं समझ गया कि भाई ये हम जितना यहाँ से सोचते हैं मैनुअली, उतनी तो आसान चीज़ है नहीं। इसमें आपको पॉजेज, आपका सिंक, परफॉर्मेंस तो बहुत दूर की बात होगी। परफॉर्मेंस तो वो तो आपको जब आप एक्सपीरियंस करोगे, धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 2 साल 3 साल जब हो जाएंगे आपको, 4 साल 5 साल, उसके बाद फिर आपके अंदर एक खनक आ जाएगी, आपका परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ चलने लग जाएगा। हर काम में ऐसे ही होता है, आप कोई बिजनेस शुरू करो तो उसको सेटल होने में 2-3 साल तो लगते ही है। तो वैसा ये हो गया मेरा। और जब मैं माइक पर बैठा तो बैठने के बाद मुझे पता चला कि सिंक प्रॉपर होना चाहिए और पॉजेज जो होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। कैसा होता है डबिंग में, अगर आप एक ब्रीदिंग भी अगर दे रहे हो, इनहेल या एक्सहेल, तो वो भी सुनाई देती है, क्योंकि जो माइक होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे धीरे 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 पता चलने लगी। पहला डबिंग का एक्सपीरियंस ये था। उसके बाद जब मैं निकला बाहर मार्केट में, तो वो तो मेरी पहली डबिंग नहीं थी, ये बस एक मेरी शुरुआत थी। पहली डबिंग मुझे अंधेरी में, साकीना का एक एरिया है कुर्ला अंधेरी के बीच में, तो वहाँ पे साकीना का में एक स्टूडियो है जिसका नाम था श्री बालाजी एंटरटेनमेंट। तो वहाँ पर मुझे कार्टून की डबिंग के लिए बुलाया गया था और वो क्राउड की डबिंग के लिए बुलाया गया था। तो उस समय भी ऐसा था कि जब मुझे माइक पर खड़ा कर दिया गया कि एक लाइन बोलनी है सचिन, हाँ बोलो आप, मैं जा रहा हूँ, बस इतना ही बोलना था, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो भी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था, वो भी कम से कम 8-10 रीटेक्स हो रहे थे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। थोड़ा डर लगा? हाँ, थोड़ा डर लगा, शिवरिंग हुई, कपकपी हुई सब, लेकिन बाद में मन में था कि नहीं भाई करना तो इसी में। जी। फिर धीरे 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 वो डर भी हटने लग गया, 1-2 साल बाद। ये था। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज, केजीएफ जो मूवी आपने जोरदार उसका ये की है डबिंग आर्टिस्ट करके, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। जब मेरी कास्टिंग हुई केजीएफ मूवी के लिए, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई बहुत बड़ी फिल्म अपने को करने को मिल रही है। क्योंकि जब केजीएफ मूवी बन गई थी, हिंदी में डब होना वो तो दूर की बात थी, मतलब डब तो होनी थी, लेकिन जब डब नहीं हो रही थी सब कुछ सारी चीज़ें, उस समय भी थोड़ा सा लोगों में एक ऐसा बोलबाला था कि केजीएफ एक ऐसी मूवी आ रही है जो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। उस समय तो ऐसे ही हो गया था।
और उसके ऑडिशन के लिए जब मुझे बुलाया गया, उन कोऑर्डिनेटर का नाम है अल्पना उपाध्याय, तो उन्होंने मुझे बुलाया इसके ऑडिशन के लिए। तो मैंने पूछा कौन सी मूवी है, क्या है, तो बोले नई मूवी है KGF करके। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मूवी है। बोला हाँ, इसके हीरो के ऑडिशन के लिए तो आ जाना। तो मैं हीरो के ऑडिशन के लिए गया। अब मुझे तो पता नहीं था कि मेरी कास्टिंग होगी नहीं होगी। मैं बोला चलो लेकिन अच्छे से दे देते हैं। तो जो शुरुआत का जो सीन था, साला अपुन का खून भी तो लाल ही है रे। तो वो सीन का मेरा ऑडिशन हुआ था। और उसके बाद और एक सीन का ऑडिशन हुआ था, जब हीरोइन के साथ वो छेड़खानी करता है ना, आई लव यू, वो वाला सीन। तो ये दोनों सीन के ऑडिशन हुए थे। तो मैंने दे दिए और मतलब मुझे लगा नहीं था कि मेरी कास्टिंग होगी इसके अंदर। मैं देखे मन में तो था कि भाई अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए अपने को। फिर वापस मुझे 12-15 दिन बाद फोन आ गया कि सचिन आपकी कास्टिंग हो चुकी है। तो मैं कब हो गया, बाप रे, इसकी कास्टिंग मेरी हो गई। बोले हाँ सचिन हो गई, आपको करनी है मूवी। बोला ठीक है चलेगा, कब करनी है, क्या है। बोले बस अभी एक बार हीरो थोड़े से फ्री हो जाए यश भाई, तो उसके बाद फिर जब वो बताएंगे कि मैं भी आ रहा हूँ डबिंग ये करने के लिए, हिंदी डबिंग करवाने के लिए, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और फिर बाद में एक डेट फिक्स हो गई। उस समय डेट तो अभी मैं थोड़ा सा दिमाग में नहीं है मेरे, तो वो डेट फिक्स हो गई। और वो फिक्स होने के बाद फिर 3 से 4 दिन का टाइम लिया गया। यश भाई खुद मेरे साथ थे, डबिंग बढ़िया से हो गई। और होने के बाद फिर प्रोडक्ट निकल के आ गया अच्छा। और यस सर, जो है हमारे KGF वाले हीरो सुपरस्टार, तो उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और क्या बात हुई फर्स्ट टाइम आप मिले तो? बहुत ही हंबल पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान, और क्या बताऊं, म्हणजे मराठीत सांगायचं गेलं तर खूपच निर्मळ मनाचे आहेत ते. अच्छा. मनामध्ये काहीच नाही त्यांच्या, अतिशय चांगले. म्हणजे तू जरी गेलीस त्यांच्याकडे की मला तुमचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे, तर त्यांच्याकडे वेळ असला तर ते नक्कीच देणार तुला बापरे. इंटरव्ह्यू. मग तू किती वेळ घे, म्हणजे उदाहरणार्थ तुझा मोबाईल सेट करण्यासाठी, माईक टेस्ट करण्यासाठी वेळ घे. मग तसं त्यांचं असं नाही की म्हणजे असं म्हणतात ना टँट्रम, Proper असं अरे मला नाही. जायचं वगैरे, तसं काय नाही. तू आरामात कर, मग जेव्हा तू तयार असशील तेव्हा मी करणार. अरे वाह. तो इस तरह से उनका एक नेचर है। और उनका नेचर असली मुझे पता चला जब वो डबिंग में खुद मेरे साथ बैठे थे। तो उस समय मेरी फैमिली के बारे में उन्होंने पूछा कि कैसा क्या है, कौन है तेरे घर पे। तो मुझे पता चला कि भाई इंसान बहुत हम्बल है और बहुत सही है। और जब मैं डबिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ना कि इतना बड़ा स्टार अपने सामने जब डबिंग के लिए बैठा है, जी। अपने डबिंग करवाने के लिए, तो हमारे अंदर भी एक ये रहता है कि भाई अच्छा डर हो रहा है कि रहता नहीं, है, हाँ डर जी। रहता है वो सब। लेकिन उन्होंने सबसे पहले तो इतनी अच्छे से बात करके मेरा डर तो अपने आप वैसे ही हट गया। और फिर बाद में जब डबिंग का वो क्वालिटी निकल के आ गई, क्योंकि उनको पता था कि मुझे अगर क्वालिटी अच्छी करनी है तो थोड़ा सा फ्री तो वो तो सबको ही होना पड़ता जी। है ऐसा। तो ये एक्सपीरियंस था यश भाई के और साथ। आप जब डबिंग करते हो, अगर इंग्लिश मूवी रहो, मराठी रहो या साउथ इंडियन रहो, तो दिमाग में क्या ख्याल आता है जब आप आवाज देते हो, तब क्या सोचते हो हीरो को देखते देखते? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, अभी तो सब नॉर्मल हो गया। अभी तो चलो आया, टेक स्टार्ट, चलो ऐसे। डायरेक्ट। हाँ, शुरू में होता था कि इसकी वॉइस ऐसी रखनी है तो कैसे करूँ, थोड़ा सा कैसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ। तो जो डबिंग डायरेक्टर्स होते थे उनसे पूछता था, जो साउंड इंजीनियर होते थे उनसे पूछता था कि भाई वॉइस क्लियर निकल रही है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो वो मैं ऐसे करता था कि शुरू में डबिंग डायरेक्टर्स की मैं हेल्प लेता था। उनको बोलता था कि भाई कैसा हो रहा है, ये कैरेक्टर कैसा प्ले हो रहा है, क्या सारी चीज़ें। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अब क्या है, देखो वैसे तो मैंने साउथ इंडियन मूवीज जो हैं वो अबाउट 3000 मूवीज में डब कर चुका हूँ, मोर देन 3000। हॉलीवुड की मूवीज भी ना बोल के कम से कम मेरी 250-300 से ऊपर की मूवीज हैं। कार्टून्स भी बहुत सारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे 12 साल हो गए डबिंग में। ये जो आपने सवाल पूछा, कि ये जो सवाल का जो आंसर है, ये 2 साल तक मेरे लिए बहुत ही पेचीदा मामला था कि भाई क्या होगा, कैसे सोचूं, क्या करूं। जैसे आप बोलते हैं ना कि आपके मन में क्या ख्याल आता था, तो उस समय दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी। लेकिन जब पता चल गया कि ये कैरेक्टर ऐसे अडॉप्ट करना है, इसको ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, तो फिर धीरे धीरे सब Normal मामला हो शांत हो जाता गया। है। अभी तो ऐसा है कि भाई चलो खाना खाने जैसा ही हो गया कि भाई चलो माइक पे बैठा, टेक करना चलो हो गया। हाँ, ऐसे होता है। अभी जो नए लोग अभी डबिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि डबिंग कैसे स्टार्ट होती है और ऑडिशन किस तरह होते हैं इस डबिंग के? अभी ऐसा मैं कहना चाहूंगा, इसके ऊपर ऐसा है कि बहुत सारे बेचारे लड़के लड़कियां डबिंग इंडस्ट्री में आइए, स्ट्रगल कीजिए, काम ढूंढिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करके आइए, अपना डिक्शन क्लियर करके आइए। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, आप मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, साउथ इंडियन हो, कन्नड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन आपको इंडस्ट्री में अगर ये करना है तो आपका डिक्शन क्लियर होना चाहिए। डिक्शन का मतलब सिर्फ हिंदी से ही नहीं, डिक्शन आपका हर चीज में डिक्शन होना चाहिए, मतलब हर लैंग्वेज में आपका डिक्शन होना चाहिए। अगर आप मराठी बोलो तो वो भी क्लियर बोलो, हिंदी बोलो तो वो भी क्लियर बोलो, साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज कह रहे हो तो वो भी क्लियर बोलो,
और गुजराती या भोजपुरी या मारवाड़ी कोई भी लँग्वेज हो, But clear. लेकिन वो क्लिअर बोलो. एक एक शब्द पुरा एकदम क्लिअर कट म्हणतात ना मराठीत खणखणीत ऐकू आलं पाहिजे, तसं खणखणीत ऐकू आलं पाहिजे. वो पूरा क्लियर आपका होना चाहिए. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो चीज़ हो गई कि आप पहली सीढ़ी पार कर लिए, आपकी क्लैरिटी आ गई. इसके बाद फिर डबिंग की जो बाकी टेक्निक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर ब्लो कैसे संभालना है, पॉजेस कैसे लेने हैं, सिंग कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं. अगर आपका डिक्शन ही क्लियर नहीं, क्लैरिटी अगर आवाज़ में नहीं है, तो फिर उसके साथ फिर ये तो मैं बैलेंस कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें उस समय ये होने लग जाता है. तो नए स्टूडेंट्स को तो मैं यही बोलूँगा कि आप डिक्शन पहले सबसे पहले सुधारिए और पेशेंस रखिए. काम होगा, काम मिलेगा, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना इसके लिए जाएगा, क्योंकि हर काम ढूंढने में थोड़ा सा आपको सफ़र करने में ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं. तुरंत आपको कोई तुरंत तो बुलाएगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, नॉक नॉक करना पड़ेगा, उस इंसान को आपका चेहरा पहले याद दिलवाना पड़ेगा, आपको अपनी वॉइस क्लिप्स और वॉइस टेस्ट ऐसी भेजनी पड़ेंगी, बहुत सारे स्टूडियोज़ में आपको मिलना पड़ेगा. अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हुए हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है, हम लोग के समय तो ऐसा था कि थिएट्रिकल मूवीज़, उस समय OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. अभी ऐसा हो गया कि OTT जब से आया है, तब से वॉइस आर्टिस्ट, एक्टर का तो भरमार काम है एक्टर के लिए, लेकिन वॉइस आर्टिस्ट के लिए भी आफ्टर OTT बहुत भरमार काम की बहुत भरमार है. हाँ, बस पेशेंस रखिए, काम मिलेगा, ज़रूर जरूर मिलेगा. मिलेगा. हाँ, और ये जो डबिंग करनी पड़ती है मूवी के लिए, तो उसके लिए कितना टाइम लगता है टोटल? मतलब अब मैं ऐसा बोलूँगा कि मुझे अगर एक मूवी डब करनी है, तो एक मूवी में नॉर्मली अगर हीरो डब कर रहा हूँ, तो 3 से 4 घंटे में मैं उड़ा देता हूँ, मतलब हो जाती है मेरी. KGF के लिए समय लग गया था, क्योंकि KGF का क्या था, थोड़ा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट थी उसकी. तो डायलॉग्स बहुत ही कम थे, लेकिन वो ऐसे बोलने हैं, इस तरह से बोलने हैं. क्या होता है जब आप बड़ी मूवी की डब करते हो ना, तो उस समय ऐसा है कि एक डायलॉग्स कम से कम तो भी 15 से 20 स्टाइल्स में, लहजे में लेकर वो लोग रख लेते हैं. उसके बाद जब उसकी एडिटिंग होती है, तो उस समय कटिंग करके देखते हैं कि ये डायलॉग चिपका के कैसा लग रहा है, नहीं ये हटाओ, अच्छा दूसरा कैसा लग रहा है, चलो ये, हाँ ये ठीक लग रहा है, तो फिर उसके नीचे का वो तीसरा यहाँ पे लगा के देखो वो कैसा लग रहा है. तो इसके लिए वो लोग कम से कम एक एक डायलॉग, जैसे मैं अभी बताऊँ, साला अपुन का खून भी तो लाल ही है रे, ये एक लाइन हो गई. साला अपुन का खून भी तो लाल ही है रे, वो एक परफॉर्मेंस में वो लोग ले लेंगे. फिर थोड़ा सा और हाई पिच में बोल के देख लो, तो वो सारी चीजें ना वो लोग रख लेते. तो इस ट्रीटमेंट के लिए टाइम चला जाता है. तो थिएट्रिकल मूवी जो होती है ना, वो कम से कम 2 से 3-4 दिन. अब ऐसे KGF 2 की अगर बात की जाए, तो KGF 2 में टोटल 8 रील्स हैं. मैं दिन में खाली एक दिन में एक ही रील करता था, तो एक दिन में एक रील होती थी. इस तरह से मुझे एक हफ्ता पूरा लग गया डबिंग के लिए. तो मैं एक हफ्ता पूरा बेंगलुरु में ही था. नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर OTT की जो फिल्में करता हूँ, तो वो सब तो मेरी 6-8 घंटा एक शिफ्ट में हो जाती है मेरी. ऐसा है. जल्दी हो जाती है. और कंतारा मूवी का कैसा रहा एक्सपीरियंस? कंतारा मूवी का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा. कंतारा मूवी का एक्चुअली ऐसा था कि मतलब जब फिल्म डब करने के लिए मैं बैठा था, तो उस समय भी ऋषभ सर जो थे वो मेरे साथ ही बैठे थे डबिंग के लिए. तो उन्होंने कहा कि भाई सचिन, मैं तुझे पूरा फ्री छोड़ रहा हूँ, तू अपने हिसाब से बोलना. इसके लिए कोई स्पेशली ये नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है ये बहुत ही रफ टफ है. एक गांव का बंदा है. कंतारा मूवी तो सबने देखी है. तो गांव का बंदा नॉर्मली कैसे बोलता है, ये चल का पल्लवी बाबा लौकर से, अरे पल्लवी चल जल्दी आ, क्या कर रही है, चल खाना खाना है, ये इस तरह से जो है. तो बोले तू अपने आप को वैसे ही रखना, इसके अंदर कोई स्पेशली वैसा कुछ डालना मत. तो मैं बोला ठीक है. तो मेरे लिए वो इजी हो गया था एक्चुअली. तो वो 2 दिन में मेरी मूवी डब हो गई थी, पूरी खत्म हो गई थी. हाँ, ये था कि उसके कुछ डायलॉग्स जो बनाने थे नॉर्मल, जो स्टार्ट का जो वॉइस ओवर है वो, और उसके बाद एंड वाला सीन जो है, वो चिल्लाने वाला वो नहीं. उससे पहले जब वो जमींदार जो होता है, जो मेन विलन है फिल्म का, उसके साथ जब वो मीटिंग के लिए बैठता है, तो उस समय जो डायलॉग्स की ट्रीटमेंट थी, तो वो डायलॉग्स हमको बनाने पड़े थे. ऐसा. वो लास्ट पार्ट हाँ, वो लास्ट पार्ट वो बनाना पड़ा था. ऐसा. ऋषभ शेट्टी सर, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ऋषभ शेट्टी भी बहुत ही हम्बल आदमी है, बहुत क्यूट इंसान है, बहुत. और मुझे तो इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करके कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं और वो दोनों सेम ही है. इस तरह से, वो वहाँ से सचिन, मैं यहाँ से सचिन, या मैं यहाँ से ऋषभ, वो वहाँ से ऋषभ. सेम पर्सनालिटी, कुछ नहीं, बिंदास जो है बिंदास. ऐसा कुछ ये नहीं. और सर, आपका फेवरेट डायलॉग है KGF और कांतारा, ये हमें एक बार जरूर बोल के दिखाइए. KGF के तो वैसे तो बहुत सारे कौन सा बोलूं, चलिए मैं एक बड़ा डायलॉग आपके लिए बोलता हूँ. KGF 1 का जो डायलॉग है, जो पाव का है, 8 जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था. थाली से ज्यादा नीचे गिरा कर खाने वालों के बीच मिट्टी पर गिरे पाव के लिए जब तुम इतना तरस रही हो, तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ.
स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ये KGF 1 का जो था, क्या जो बात मेरा है। डायलॉग था KGF 2 का जो डायलॉग था, चलो ठीक है, वो तो वायलेंस बहुत ज्यादा हिट हो गया था, हाँ। इसके लिए मैं वायलेंस बोल के दिखा दे रहा जी, हूँ। जरूर। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. ये लेकिन उससे ज्यादा मुझे डायलॉग वो अच्छा लगा था जब इंटरवल के पहले जो आता है, वो डायलॉग ये था, मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं, बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। ये मेरा बहुत ही फेवरेट डायलॉग था। सही, बहुत ही अच्छा लगा था वो देखने में पूरा आपकी आवाज के साथ। Yes. थैंक यू सो मच। अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है क्विक क्विक। क्विक यानी ये रैपिड फायर जैसा है। ओके, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, वो आपको फटाफट उसके आंसर देने हैं। ओके, ठीक है। सो KGF या कंतारा? KGF। फेवरेट डबिंग कौन सी थी है? बेस्ट डबिंग मूवी? मारी 2। OTT और थिएटर? थिएटर, क्यों? क्योंकि उसमें जॉनर भी बड़ा मिल जाता है, अपना जी। नाम बहुत ज्यादा हो जाता हाँ, है और ऐसे। OTT का समझ में नहीं आता फिल्म। हाँ, OTT का ऐसा है कि भाई आ गई मैक्सिमम 2-4-5 दिन, उसके बाद तो फिर उसका ये हो जाता है। बॉलीवुड या टॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड। ऋषभ शेट्टी, यश, अल्लू अर्जुन या महेश बाबू? अरे यश भाई। यश भाई। ओके, हाँ। और फेवरेट एक्टर कौन से आपके बॉलीवुड में, एक्टर एक्ट्रेस? बॉलीवुड में अगर मेरे फेवरेट एक्टर का देखा जाए तो मुझे जो माचो मैन लगते हैं वो है ऋतिक रोशन। डांसर। हाँ, डांसर और मतलब सब कुछ Body एक, होगा हाँ सब। प्रॉपर। और अगर टॉलीवुड में पूछे जाएंगे तो है वो अल्लू अर्जुन, स्टाइलिश स्टार। मेरा भी फेवरेट हाँ, बहुत जबरदस्त। भले ही लुक उतना ये नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपना जी। एक होता है ना, रख रखाव होता है खुद का, वो उनका बहुत अच्छा है। मतलब उनसे सीखना चाहिए कि फैशन किसको बोलते हैं, स्टाइल Stylish, किसको बोलते हाँ। हैं, वो उनसे सीखनी चाहिए। ऐसे और KGF 3 के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? KGF 3 तो भाई जल्दी से आ जाए और हम और भी बहुत सारे डायलॉग से लोगों का मनोरंजन करते रहे, हमको मजा भी आएगा और नए नए डायलॉग्स आपको सुनने मिलेंगे इसके अंदर। Yes, चलिए। ऐसे तो ये थे हमारे साथ सचिन सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आपने हमको भी हमें। बहुत अच्छा लगा। यस, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना अनमोल जो है टाइम दिया, बहुत ही। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू हमारे साथ इस शो Thank में you. जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।